क्या मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन में? आपका इरिगेशन पार्ट कंप्लीट है। और अभी जो आपका नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका आता है क्या कहते हैं, देखो, दो तीन चीज़ें हैं जो आपकी कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ पर कवर भी कर सकते हैं, और इनको वैसे मिसलेनियस पार्ट की फॉर्म में हम जो है कंटिन्यू करते होते हैं। एक आपका है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, और एक आपका यहाँ पर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, और दोनों को ही एक साथ में कवर किया जाता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, ये दोनों ही आप चीज़ अच्छे से जानते हो। बहुत छोटे टॉपिक है, इतने बड़े टॉपिक नहीं है, लेकिन इनको कवर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर में क्या माने जाते हैं? आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और ये आपके उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने भी, जैसे प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड है, यूपीएससी है ना, और हो सकता है एएफओ भी इसको इम्पोर्टेंस दे दे कहीं ना कहीं, या स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है, ये इन टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर एकमात्र, या कह सकते हो ओनली एंड ओनली वन आपका मेथड है जिसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है कि लॉन्ग टर्म तक एग्रीकल्चर को कंजर्व रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम लोग सोचते हो कि कोई भी पोस्ट होती है, कोई भी अच्छी पोस्ट होती है, उसमें हम लोग क्यों बोलते हैं कि इन चीज़ों को फोकस किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है? रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग है, या फिर आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इनको फोकस क्यों करते हैं? क्या रीज़न है इसका? देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सभी के पास नोटबुक है आपकी, सॉरी बुक है आपकी, बेसिक एग्रीकल्चर वाली। जिसके पास है वो निकाल लो, ऑनलाइन वालों आप भी निकाल सकते हो। बेटा एक उठा लो वहां से, सो जाओ। जी, इसके अंदर आपका पेज नंबर 88 अगर आप लोग ओपन करोगे तो उसमें आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, ये रहा। देखिए, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये क्या है, ये क्यों स्टार्ट करना चाहिए, है ना, और इसके अलावा अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, इसकी डेफिनेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, और जो आपकी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसकी डेफिनेशन। तो तीनों की डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर बाद में फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारा है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। देखो, वर्ड खुद बता रहा है कि क्या करना है, हमें कंजर्व करना है, लेकिन कंजर्व करना किसको है, किस चीज़ को आपको बचाना है? फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके सामने क्या मेन जो है वो मेजर ड्रॉबैक है एग्रीकल्चर में आने वाले टाइम में? बोलिए जरा। सबसे पहले आप लोग बोल सकते हो कि सर हमारी सोइल जो है वो डिग्रेड हो रही है। सेकंड, हमारे पास वाटर जो है वो क्या होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। और मेजरली अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन बोल सकते हैं। आपका क्या बोला सबसे पहले कि सोइल, वाटर, क्लाइमेट, ये तीन आपके मेजर फैक्टर हैं जो कि लगातार क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। इनमें से अगर हम बात करें सोइल की, तो ये हमारा कैसा रिसोर्स है जरा बोलिएगा। अच्छा, वाटर कैसा रिसोर्स है जरा बोलिएगा।
और क्लाइमेट या एनवायरनमेंट किस में आता है? तो हमें बचाना किसको है? क्या कोई भी कंपोनेंट ऐसा है जो आप लोग नहीं जानते हो? क्या कोई भी चीज ऐसी है जो लोग आपके माइंड में नहीं थी? बिल्कुल थी। तो यहां पर याद रखना कि जब भी हम लोग कंजर्व करने की बात करेंगे तो जो आपके नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेस आपके पास हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि हम लोग लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। अब देखिए, मैंने जब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में बोला तो मैंने ये भी बोला कि ये रिलेट करता है आपके साथ, किसके साथ है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ। ऐसा क्यों बोला? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जब भी कोई चीज सस्टेन करती है तो सस्टेन कैसे कर सकती है, इस चीज को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, अभी आप सब लोग जो है पढ़ रहे हैं, किससे? मुझसे। आप सब लोग पढ़ने आ गए। आपको मैंने क्या किया, मैंने 2 दिन 3 दिन बेवकूफ बनाया। मैंने आपको ना तो पढ़ाया ना कुछ और किया, केवल बातों में उलझा लिया। इनिशियल 2 3 दिन आपको भी अच्छा लगता है कि मोटिवेशन हो रहा है, चलो ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ? फिर वही कहानी। ठीक है, चौथे दिन फिर क्या हुआ? फिर वही कहानी। पढ़ाया आपको बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप लोग का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो सकता है शायद आपकी फीस वापस ना हो, लेकिन आप लोग क्या करोगे, 2 4 दिन के बाद बाकी लोगों को बताना स्टार्ट कर दोगे कि वहां मत जाना, वो लोग क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। समझ में आ गया? हो सकता है आपके पास 2 4 बच्चे और आ जाएं, टाइम लग जाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं लॉन्ग टाइम तक यहां पर रह नहीं पाऊंगा और मुझे अपना कोचिंग बंद करना पड़ेगा अगर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बेवकूफ बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यही चीज यहां पर होती है। आप लोग जब नेचर में कुछ भी काम करते हो तो नेचर को अगर आप लोगों ने खराब करना स्टार्ट कर दिया तो क्या आपको नेचर लॉन्ग टाइम तक रहने देगी वहां पर? नहीं। तो सस्टेन करने का मतलब होता है कि कहीं भी टिके रहना, कहीं भी लॉन्ग टाइम तक बने रहना। दैट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी। तो आप सस्टेन कैसे कर पाओगे? अभी आपको पता है आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पेड़ पौधों को क्या कर दिया, काट दिया। इसकी वजह से एनवायरनमेंट में टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अच्छा, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, वो भी राइज हो रहा है। प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका विंड का जो प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और विंड अगर इंक्रीज हो रही है, आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपका इसके अंदर चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका क्लाउड जो है या आपका रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन है वो भी क्या हो रहा है, रेगुलरली चेंज होता जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों के अंदर जब आपकी बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब आपकी रेनफॉल की नीड नहीं होती, उस टाइम पर बारिश ज्यादा होती है, और जब आपको बारिश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उस टाइम बारिश क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी हमें बारिश की क्या है, नीड है, लेकिन बारिश अभी जल्दी से नहीं आ रही है। अभी मौसम क्या है, गर्मी का है, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में देखेंगे कि जून जुलाई में, चलो जैसे कुछ एरियाज हैं जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं वहां पर तो बारिश हो रही है, लेकिन आप लोग देखोगे कि राजस्थान के अंदर, हरियाणा में, पंजाब में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है रेनफॉल के रिलेटेड। हो सकता है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बारिश, और हो सकता है एकदम से बारिश बहुत कम हो जाएगी, कहीं फ्लड आ जाएगा, कहीं ड्रोट रह जाएगा। और ये कंडीशंस सारी क्या हैं, एबनॉर्मेलिटीज हैं। क्या है आपकी, एबनॉर्मेलिटीज है। अगर यही चलता रहा तो क्या आने वाले टाइम में हम एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्रीकल्चर क्रॉप जो है वो क्या हो जाएंगी, उनका प्रोडक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सस्टेन रहना है, और सस्टेन रहने के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको क्या करना है, कंजर्व करना है। अब समझ में आया कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक दूसरे के साथ रिलेट क्यों करते हैं? ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे, लेकिन अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, आपका एक
कंजर्व करना है, लेकिन कैसे कंजर्व करना है वो हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास एक टॉपिक और उठता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं आपका? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो बेटा, सबसिस्टेंस और सस्टेनेंस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो आपकी डेली नीड है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है? देखिए क्या? देखिए क्या? बहुत पुरानी मूवी है, शायद आपने नहीं देखी है, ठीक है? ये क्या चीज होती हैं? ये तीनों ही हमारी बेसिक नीड है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इनके साथ दो चीजों को और ऐड कर दिया गया है जिनका नाम है हेल्थ और एजुकेशन। यानी कि हम कह सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। यानी कि ये आपकी पांच जो है वो बेसिक नीड है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, किसी न किसी इंसान को, चाहे कुछ भी हो ना हो, लेकिन ये होना जरूरी है। और आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में फार्मर क्या है आपके? ज्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात करें तो मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं? जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर है और 1 to 2 हेक्टेयर है। यानी कि हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि लेस देन 2 हेक्टेयर जिनके पास लैंड है वो हमारे ऐसे फार्मर हैं जिनका हम कह सकते हैं कि वो आपके इनके फार्मर के पास लैंड होल्डिंग साइज 2 हेक्टेयर से कम है। और डेफिनेटली 2 हेक्टेयर में क्या फार्मर इतना प्रोडक्शन कर सकता है कि वो रेंज रोवर, ऑडी, फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर लेके आ सकता है? क्या नहीं लेके आ सकता। क्यों नहीं लेके आ सकता? क्योंकि नॉर्मल फार्मर इन चीजों को इतने बड़े लेवल पर ग्रो नहीं करवा सकता है, इतना प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकता है, इतना प्रोडक्शन नहीं ले सकता है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सके। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में याद होगा हम लोग जब एग्रो क्लाइमेटिक जोन को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर आपकी मार्केटिंग के साथ साथ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से प्रोडक्शन आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। याद है आपको? तो वो आपको अच्छे से समझाया गया था। तो वही मेजर प्रॉब्लम यहां पर भी सामने निकल कर आती है। तो आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं ये अपनी डेली नीड को कंप्लीट करने के लिए ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और इसी फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। क्वेश्चन रेज होता है कि सर ये लोग कर क्यों रहे हैं? क्या रीजन है कि ये लोग ये फार्मिंग कर रहे हैं? इनके पास क्या कोई ऑप्शन नहीं है? समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को मैंने बोला कि तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोगों ने डिग्री किया, डिग्री करने के बाद अब तुम में से कोई एक पर्सन था, वो हो सकता है उतना अच्छे से उसको एग्रीकल्चर का नॉलेज भी नहीं है, उसने बाद में कंपटीशन वगैरह भी नहीं मतलब फाइट करने की कोशिश की, उसने नॉर्मली घर बैठ गया और सोचता रहा कि कोई जॉब आएगी और मुझे ले जाएगी, ठीक है? या फिर वो सोच सकते हो कि आर्मी वगैरह की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आर्मी वाला तो गवर्नमेंट ने फंडा ही खत्म कर दिया कि 17 से 21 आओ चलो, है ना, अग्नि रक्षा। तो अब है अग्निपथ, सॉरी मैं रक्षा भूल गया, अगर एक ही बात है, अग्निपथ पे अग्नि रक्षा होगी, ठीक है? तो अग्निपथ स्टार्ट कर दिया। अब इसका फंडा समझ में आने लगा तो बच्चों ने धीरे 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 धीरे, ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि यार कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा क्या है कि कोई ना कोई जॉब तो ढूंढना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, कहीं 5000 में 10,000 में, कि अपने सर्वाइवल के लिए, कि साला अगर कुछ नहीं करेंगे तो इतना तो करना पड़ेगा ना, वरना घर पे खिलाएंगे क्या? घर वाले भी गालियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसने एक कहीं भी मान के चलिए इंस्टीट्यूट में कहीं भी आप लोगों ने क्या किया, कोई छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको सूटेबल लगा। अब आपने वो काम जब स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आपने क्यों किया? इसीलिए किया ना कि एक तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, दूसरा हो सकता है आपका बीड़ी का तंबाकू का कोई खर्चा है वो निकल जाएगा, है ना, शाम का पैक का खर्चा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है?
और तीसरा क्या हुआ कि यहां पर हो सकता है किसी ने डिमांड कर दी हो, कोई है ना, कोई आईफोन की डिमांड कर दी, कुछ और कर दिया, तो डेफिनेटली वो डिमांड कहां से कंप्लीट करोगे, वो इसी प्रकार से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो डिमांड आपकी कंप्लीट करने के लिए आपने क्या स्टार्ट कर दिया, इसका एक छोटा सा जो है काम करना स्टार्ट कर दिया, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है मोदी जी को भी शर्मिंदा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही बात है ना कि उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है पकोड़े तलो कुछ भी तलो, आपकी क्या है नौकरी है। ठीक है, तो उनको भी बेरोजगारी की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी एक दो। तो आप लोग क्या कर रहे हो, देश के अंदर बेरोजगारी को कम करने का काम कर रहे हो, अपनी डेली लाइफ जो डेली लाइफ की नीड है उसको कंप्लीट करने का काम कर रहे हो। और उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्सिस्टेंस आपका जो है एग्रीकल्चर भी करते हैं। 1-2 एकड़ उनके पास फार्म है, लैंड है, लेकिन वो इसलिए उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं ताकि उनकी कम से कम बच्चे जो हैं वो भूखे ना मरे। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता लग जाए कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो रही नहीं है अभी, अब तुम लोग क्या करना स्टार्ट कर दो, खेती करना स्टार्ट कर दो, तो एटलीस्ट क्या होगा, तुम क्यों करोगे, तुम इसीलिए करोगे ना क्योंकि तुम्हारी आने वाली जनरेशन जो है वो भूखी ना रहे। यस और नो भाई, ये बताओ पहले कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो भूखी ना रहे, उन्हें हम फीड दे सकें, उन्हें हम खाना दे सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो आपका वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर, तो हमने क्या देखा था कि सब्सिस्टेंस है, सस्टेनेबल है, और आपका यहां पर जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। तो तीनों को समझ में आ गया आपको अच्छे से भाई, यस और नो? ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं आपका यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे एस्पेक्ट अलग हैं, सारी की सारी चीजें अलग हैं, सारों का जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तीनों सारों का क्या है आपका अलग है। इसीलिए याद रखना कि कभी सभी को आपस में मिक्स नहीं करना। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एक आज के लेक्चर में और एक कल के लेक्चर में केवल हम इन 5 और 6 पॉइंट जो आपके हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमारा क्या रहेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लगातार कंफ्यूज भी करते हैं और लगातार आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे कि इनका जो भी आंसर हो वो आपको दे सकें। जहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी पार्ट को हम क्या कर सकें, कवर कर सकें। समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी हमने देखा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करना। और सस्टेनेबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेशन क्रिएट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोग सिंपल से शब्दों में बताओ कि अगर आज आप लोग एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सिंपली पहले आंसर करना है कि अगर आप एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहते हो तो आप लोग कौन कौन सी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहोगे। कम ऑन, क्या मतलब फॉरेस्ट द्वारा से ग्रो करवाना। ठीक है, बिल्कुल ओके। वाटर कंजर्व करना, कैसे कंजर्व करोगे बेटा, वाटर कंजर्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक है आपके पास। अरे उसी को आंसर करने दो, बोलिए बेटा। ड्रिप इरिगेशन, बहुत बढ़िया। और बोलिए, अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल। क्या नहीं करने देना, ओके। और
ऑर्गेनिक फार्मिंग और बोलिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके अलावा बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तब तक पीपीटी निकाल रहा हूँ तुम्हारी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा कोई है ऑप्शन? स्टबल बर्निंग, वो नहीं, वाटर कंजर्वेशन की बात चल रही थी ना, वाटर कंजर्वेशन की क्या कर सकते हैं? नहीं, जैसे इन्होंने बोला ना वाटर कंजर्वेशन, तो हम उस टॉपिक पर आ गए थे कि वाटर को कैसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है। जी, ऑनलाइन में कोई बोल सकता है बेटा? बोलो यार। क्या कर सकते हैं? कहाँ गए यार? क्या कर सकते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंजर्व करने के लिए आप सब जानते हो कि हमने वर्ड बोला था सोयल। सोइल को कंजर्व करने के लिए आपका सोइल का इरोजन है, उसको रोकने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक आपको याद होगी। जैसे कि हम ग्रेडेड बंडिंग की बात कर रहे थे, कॉन्टूर बंडिंग की बात कर रहे थे, या फिर हम लोग इरिगेशन मेथड को फॉलो किया था, तो याद होगा जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम कॉन्टूर जो रिज फार्मिंग है या फिर आपका जो टेरेस फार्मिंग है उनको अडोप्ट करके क्या कर सकते हैं, आपका इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा हमने पढ़ा था कवर क्रॉप। कवर क्रॉप केवल और केवल इसलिए थी कि जिसकी वजह से हम लोग सोइल इरोजन को रोक सकें, तो हम लोग कवर क्रॉप को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, विंड की स्पीड कम हो जाती है, तो विंड इरोजन जो आपका होगा वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। विंड इरोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विंड इरोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि कई बार आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप लोग वाटर इरोजन है, तो वाटर इरोजन रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी नालियाँ, और या फिर जैसे आपको याद होगा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हमने पढ़ लिया क्या टॉपिक? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा क्या टॉपिक? अच्छा, फिर आपका आएगा टॉपिक है, तो उसमें भी क्या होता है कि हम लोग आपकी मल्चिंग वगैरह करते हैं ना, उससे भी सोइल इरोजन आपका क्या होता है, कंट्रोल होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला पॉइंट और आ जाता है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोग वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले है कि हम अपने घर से ही उसकी स्टार्टिंग करें, लेकिन हमने मेनली पढ़ना है उसको एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है कि जो हमारा वाटर आपका रेनफॉल के द्वारा आ रहा है उसको क्या किया जाए, हार्वेस्ट किया जाए, उसको कलेक्ट किया जाए, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। उसके अलावा वाटरशेड मैनेजमेंट को क्रिएट किया जाए। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी वाटर के रिसोर्सेस होते हैं उसके आउटसाइड में जो इनलेट और आउटलेट के प्रोसेस हैं, और उसके अलावा उसका जो सराउंडिंग है उसको मेंटेन किया जाए। फॉर एग्जांपल आजकल आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव के अंदर जो तालाब थे, वो तालाब अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें जो वाटर है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, खराब हो चुका है, काई आ चुकी है, उसके ऊपर एल्गी जो है ग्रो कर चुकी है। तो उसको अगर हम क्लीन करना चाहें तो क्या क्लीन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसको क्या फिजिबल दोबारा से नहीं बना सकते हम लोग, वाटर पीने योग्य नहीं बना सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या लगेगा, आपका मेहनत लगेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि आपका जो भी यहाँ पर जैसे आपके राजस्थान की बात करते हैं, आपका यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या किया जाए कि वाटर आपका लेस अवेलेबल है तो उसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन के द्वारा या फिर कुछ ऐसे मेथड्स या ऐसी टेक्निक्स को यूज किया जाए जिससे क्या हो सके, वाटर आपका यूज किया जा सके, वहाँ पर भी वाटर के द्वारा क्रॉप को ग्रो करवाया जा सके। तीसरा, जो आपके पंजाब या हरियाणा जो नॉन कन्वेंशनल एरिया है राइस के लिए, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। यहाँ पर बाकी क्रॉप्स को ज़्यादा अहमियत दी जाए, एमएसपी को इंक्रीज किया जाए, ताकि जो फार्मर है वो एक क्रॉप से क्या हो सके, दूसरी क्रॉप के ऊपर शिफ्ट हो सके। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में आपका पंजाब जो है, जहां कभी किसी टाइम में 50
मीटर पर अगर वाटर अवेलेबल था, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 450 500 पर भी वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता, कई बार 500 फीट तक। जो आपका 50-100 फीट पर पानी अवेलेबल था, वो भी प्रेजेंट टाइम में 500 फीट पर भी, 500 फीट पर भी वाटर अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज ए क्या है आपका, डेफिनेटली एक ट्रेजिडी कंडीशन है ना। उसको रिड्यूस किया जाए तो क्या हम वाटर कंजर्व को नहीं कर सके, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग उन चीजों के ऊपर फोकस करते हो जो केवल और केवल आपके माइंड में उस चीज को अटैक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला वाटर हार्वेस्टिंग, बस उसके बाद आप लोगों की कहानियां स्टार्ट हो गई थी, टैप बंद कर दो, टैप ऊंची कर दो, टैप नीचे कर दो, हो गया टैप। भाई टैप को कब तक ऊपर नीचे करते रहोगे, जो हमारा मेन वाटर का, हाँ डेफिनेटली वो भी एक है, लेकिन हम एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं तो क्या टैप की बात आनी चाहिए यहाँ पर सबसे पहले, नहीं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो वर्ड बोल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कैसे सस्टेनेबल किया जाए। नेक्स्ट, हम लोग जब हम वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लाइमेट की भी बात आती है, और क्लाइमेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट, क्योंकि ओवरऑल एनवायरमेंट जो है उस सही का पार्ट क्या है आपका, क्लाइमेट है। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो भी हम लोग पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये हम जो हार्मफुल अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। साथ में जो आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल हैं उनको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। नेचुरल फार्मिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में क्या हो सके, आपका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्रिएट की जा सके। अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल, सॉरी। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं, आप सब लोग जानते हो कि आज प्रेजेंट टाइम में इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारा इम्बैलेंस है। तो बायोडाइवर्सिटी अगर इंक्रीज होगी तो हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, बैलेंस होगा, और इकोसिस्टम अगर बैलेंस होगा तो डेफिनेटली एनवायरमेंट या फिर जो क्लाइमेट के फैक्टर हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके तीन आप लोग अच्छे से कंपोनेंट पढ़ते हो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। पहला कंपोनेंट है इकोनॉमिक, दूसरा आपका है सोशल, और तीसरा आपका है एनवायरमेंटल। देखो क्या बोला, पहला इकोनॉमिक, दूसरा आपका सोशल, और तीसरा एनवायरमेंटल। ये एग्जाम में तीनों ही बार बार आते हैं। ये तीनों ही आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। कैसे, बताता हूं। देखो इकोनॉमिक का मतलब क्या है, इकोनॉमिक का मतलब है कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में, एक चीज बताओ जरा, क्या पॉसिबल है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नॉर्मल प्रोडक्शन करना क्या पॉसिबल है? क्या नेचुरल फार्मिंग के ऊपर डिपेंड रह के हम प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं? क्या फूड की सप्लाई या डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वही चीज है, बताओ भाई, क्या पॉसिबल है कि जो आपका फूड का डिमांड है, फूड का सप्लाई है, उसको कंप्लीट कर सकते हो आप लोग? नहीं कर सकते। तो इसको सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है इकोनॉमिक में, कि जो हमारा ट्रेड है, मार्केटिंग है, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, क्या होता है इकोनॉमिक, जो आपकी फूड की डिमांड है, इनकम है, उन सबको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। दूसरा है सोशल। सोशल में क्या आता है कि जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको भी क्या किया जाए, आपका कंट्रोल किया जाए। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या आता है, एनवायरमेंट, कि हमारे एनवायरमेंट को भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट रखना है, एनवायरमेंट की हेल्थ भी हमें खराब नहीं होने देनी है। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो होती है बैलेंस से क्रिएट होती है।
सस्टेनेबिलिटी एक चीज के ऊपर फोकस करती है कि किसी भी चीज का बैलेंस क्रिएट किया जाए। सस्टेनेबिलिटी में कभी नहीं बोला जाता कि आप लोग जो है पेस्टिसाइड को बिल्कुल जीरो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। सस्टेनेबिलिटी में कभी नहीं बोला जाता कि आप लोग नेचुरल फार्मिंग को ग्रो करवाइए। सस्टेनेबिलिटी में कभी नहीं बोला जाता कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करो। सस्टेनेबिलिटी में बोला जाता है कि जहां तक पॉसिबल हो सकता है हमें पेस्टिसाइड को यूज नहीं करना चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो सकता है हमें नेचुरल रिसोर्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बात करता हूं, आज प्रेजेंट टाइम में हम सब लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी चीज है पॉलीथीन, है ना, हम लोग पॉलीथीन को यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, धीरे 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 एनवायरनमेंट जो है वो काफी पोल्यूट हो रहा है। वो हमारे सिस्टम में इस प्रकार से घुस चुका है कि जैसे आपको सुना होगा क्रायोजेनिक। अब क्रायोजेनिक क्या होते हैं, क्रायोजेनिक वो जीन होते हैं जो कि आपका, क्रायोजेनिक बोला जाता है, नहीं नहीं कार्सोजेनिक, सॉरी कार्सोजेनिक। कार्सोजेनिक क्या होता है कि जो वो आपके जीन जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लगातार क्या हो रहा है कि उसके वो जीन जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं केमिकल, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रमोट हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, और उसी की वजह से आज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इंडियंस को क्या है, आपका कैंसर है। ठीक है, तो कैंसर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता, इसको इनिशियल स्टेजेस में आराम से रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल प्रोसेस। लास्ट में भी इसको हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन आपको ही पता है आजकल हमारी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि, अब देखो मैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुकाम से भी मर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैंसर से भी वापिस आ जाते हैं। सुना है कभी ये चीज आपने? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं तो उसमें कितने जो है वो आपके क्या कहते हैं उनको, व्हाइट ब्लड सेल नहीं, इस पूरी प्रोसेस इम्यूनी सिस्टम किसी का स्ट्रॉन्ग कितना है ना, व्हाइट ब्लड सेल तो वो एक मेन मेजर कंपोनेंट आ गया जिसकी वजह से इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन इम्यूनी सिस्टम हमारा पूरा सिस्टम है जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी किसी को कितना रजिस्ट कर सकती है, किसी वायरस के साथ कितना स्टैंड कर सकती है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अगेंस्ट में कितना स्टैंड कर सकती है। कुछ लोगों को देखा होगा पहाड़ों पर जाते हैं सांस फूलने लगती है, कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ों के अंदर बहुत आगे तक चले जाते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं होता। ठीक है, और बाकी जो गोरखा रेजिमेंट है जो प्रेजेंट टाइम में सियाचिन में बैठी है, उनका आप लोग देख सकते हो कि कितना वो तो एक एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते वहां पर, चाहे कितना भी एक अच्छा खासा पर्सन है वो सर्वाइव वहां पर नहीं कर पाएगा लॉन्ग टाइम तक, लेकिन वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं वहां पर, है ना। तो वो चीजें हैं, तो वही बात आपका यहाँ पर भी है। जब हम लोग इनको ब्रीडिंग में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग जो ब्रीडिंग में करते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है ना, तो वो भी हम लोग ब्रीडिंग में पढ़ते होते हैं तब अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें इतना ही समझना है कि हमें इन तीनों के बीच में एक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करनी है, तीनों के बीच में हार्मोनी को कंट्रोल करना है, और उसी की वजह से क्या करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए हमें आने वाले टाइम में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये हमारा क्या कहता है, आपका सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइए जरा, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? चलिए, ये हुआ हमारा क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। चलिए, पर जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है इसके मेन 3 प्रिंसिपल हैं जिनके बिहाफ पर ये टिका हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, देखो मेनली क्या होता है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है दोनों आपस में क्या करते हैं, मैंने बोला कोरिलेट करते हैं। ठीक है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में मेन चीज जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है वो क्या है, तो 3 प्रिंसिपल है, तीनों प्रिंसिपल को लिख लेना, बार बार एग्जाम के अंदर तीनों प्रिंसिपल होते हैं वो पूछे जाते हैं। क्या बोला मैंने कि तीनों प्रिंसिपल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है आपका मिनिमम सोइल डिस्टरबेंस, पहला आपका क्या है, मिनिमम सोइल डिस्टरबेंस। दूसरा आपका है परमानेंट सोइल कवर,
इसको आप लोग किस नाम से जानते हो? मल्च। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि सर इसके अंदर मतलब कई बार क्या लिखा होता है, यहाँ पर मल्च लिखा होता है, परमानेंट सोइल कवर नहीं लिखा होता। कई बार जो है यहाँ पर डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन की जगह डायरेक्टली लिखा होता है क्रॉप रोटेशन। तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है यार, है ना, क्योंकि डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। याद होगा हमने डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बोला था डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक या दो एंटिटीज के ऊपर डिपेंड ना रह के हमें क्या करना है, दो से ज्यादा के ऊपर आना है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि केवल दो क्रॉप के ऊपर डिपेंड ना रह के हमें क्या करना है, दो से ज्यादा क्रॉप को रोटेशन में लेकर आना है। फॉर एग्जांपल आज हम लोग क्या करते हैं, वीट और राइस का रोटेशन करवा रहे हैं, तो हमें वीट और राइस से हटकर मिलेट्स, आपके यहां पर बाकी सीरियल्स, या आपके पल्सेस, या आपका ऑयल सीड, या आपका जो कमर्शियल क्रॉप है, इनको हमें क्या करना है, रोटेशन में लेकर आना है। और रोटेशन में लेके आने के लिए जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर हरियाणा में एक स्कीम स्टार्ट की गई है, या पंजाब में भी कहीं ना कहीं इसको फोकस किया जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का नाम ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ही है, यही दो मेजर स्टेट हैं जहां पर हम लोग जो आपका वाटर है उसको काफी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर इन दोनों स्टेट ने कहीं ना कहीं स्कीम को अडॉप्ट किया है, इसका मतलब आने वाले टाइम में रेवोल्यूशन हमें काफी बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां माना जाता है, यही माना जाता है। तो इसीलिए इसका भी इंपैक्ट आने वाले टाइम में कहां देखने को मिल सकता है, यहां देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कोई भी स्कीम देखो, कोई स्टेट के साथ काफी लगाव वाली बात नहीं होती। कई बार क्या सोचते हैं बच्चे कि सर ने तो इनका नाम ले दिया, हमारे वाला तो नाम ही नहीं लिया, है ना। तो ये कोई नाम लेने के साथ रिश्ता थोड़ा ना करवाना है वहां पर। बस बात इतनी है कि फंडा क्या है कि इस स्टेट के अंदर उस स्कीम को हमने स्टार्ट किया है, और डेफिनेटली वो स्कीम वहां पर क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट है, और उस स्कीम को हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि आपका पंजाब और हरियाणा के अंदर, अब देखो पंजाब में तो क्या हुआ था, केवल जो आपकी जीरो टिलेज फार्मिंग है, जीरो जो आपकी क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर क्या कहते हैं, डायरेक्ट सीडिंग जो है क्रॉप की, उसको फोकस किया गया है, जीरो टिल ड्रिल को फोकस किया गया है। लेकिन हरियाणा के अंदर क्रॉप को अगर आप लोग चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पर क्या करते हो, आपकी राइस की क्रॉप को छोड़कर, और अगर आप कॉटन को या कोई भी क्रॉप ग्रो करवाते हो, तो आपको 7,000 रुपीज पर एकड़ जो है वो एक अमाउंट दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप लैंड को बिल्कुल खाली रखते हो, कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं करवाते हो, तो भी आपको यहां पर क्या करते हैं, 7,000 रुपए दिए जाएंगे पर एकड़। तो डेफिनेटली, चाहे वो बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इतना नहीं है, कैसा होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल पूरे साल मेहनत करने के बाद आपको उस फील्ड में से 30,000 रुपए एक सीजन में मिलने वाले थे। मैक्सिमम 30, 40, 50,000 रुपए इतने ही मिल पाते हैं। अगर आप नॉर्मल फार्मर की बात करोगे तो वो इससे ज्यादा नहीं बचा पाता है। आप लोग सोचते हो कि यार 1 एकड़ में लाख रुपए बच जाते हैं, तो ऐसा कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाँ, बड़े फार्मर जो होते हैं वो 50,000 रुपीज पर एकड़ निकाल लेते हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो 30,000, 40,000 मैक्सिमम होता है जब वो राइस को ग्रो करवाता है। अदरवाइज तो वो आपका अगर इनको ग्रो करवाएगा जैसे नॉर्मल क्रॉप को, तो वो 25,000, 30,000 पर मंथ पर ये आपका सीजन निकाल सकता है। तो अगर उसको 7,000 मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसका लैंड भी तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खाली बैठे बैठे उसको 7,000 रुपए मिल रहे हैं, ना मेहनत करनी है, ना उसको इनपुट लगाना है, केवल डायरेक्टली उसको अकाउंट में कितने आ रहे हैं, 7,000 रुपए। तो अच्छी बात है या नहीं है, डेफिनेटली एक आपका एक, हाँ ये है कि जिन लोगों के पास लैंड नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली उनके लिए समस्या है। लेकिन जिनके पास लैंड है और वो अपने लैंड को रेस्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, अच्छा ऑप्शन है। तो यहां पर हम वापस आते हैं हमारी बात के ऊपर। मैंने क्या बोला, इसके अंदर 3 मेजर प्रिंसिपल हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं। अब प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, कि जिसके ऊपर ये चीज चल रही होती है। अब देखो यहां पर सबसे पहला है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस के अंदर आपको सीधा सा पॉइंट एक ही ध्यान में आता है, क्या, जीरो टिलेज, या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं क्या, कंजर्वेशन टिलेज।
क्या बोल सकते हैं यहां पर आपका कंजर्वेशन टिलेज। क्या मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है? तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे है ना, जैसे आ रहा है तो भी यही है, नहीं आ रहा है तो भी यही है, तो समझ में कैसे आएगा ना। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब इनको देख के ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक है ना। ऐसा तो नहीं है? अगर ब्लैंक है तो बता दो भाई, कुछ चेंज करेंगे है ना, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्योंकि इतना बड़ा हार्ड पार्ट तो बता नहीं रहा हूं, नॉर्मल सी चीज है। और मेरे अकॉर्डिंग ये है कि देखो, इसको थोड़ा सा खुद पढ़ोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको मैं केवल केवल बेसिक चीजें सारी पढ़ा रहा हूं अभी के लिए, और जो भी डीप की चीजें होंगी या जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी कब कवर कर दी जाएंगी, कल की क्लास में। यहां पर हम केवल और केवल इनके बेसिक्स को कवर करते चले जा रहे हैं। और उसके बाद जब आपका ये लगेगा कि हाँ भाई पढ़ लिया आपने भी और मैंने भी पढ़ा दिया, फिर हम क्या करेंगे, इसके कल जो क्वेश्चंस जहां से रेज हो सकते हैं उन चीजों को हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गया? ओ यस और नो? हाँ, चलिए। कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है कि एक ऐसा टिलेज जिसमें कंजर्व किया जा रहा है। और कंजर्व क्या करना है हमने, अब देखो डेफिनेटली वहां पर कुछ क्रॉप है, क्रॉप का रेजिड्यू है, वो फील्ड के ऊपर प्रेजेंट है। तो हमने यहां पर ऑलरेडी एक वर्ड बोला था मिनिमम सोइल डिस्टर्बेंस, और दूसरा बोला था परमानेंट सोइल कवर। तो सोइल को अगर हम लोग मिनिमम डिस्टर्ब करेंगे तो उससे क्या नुकसान है और क्या फायदा है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए भाई, आपको पता है सोइल की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोइल का स्ट्रक्चर, और दूसरी प्रॉपर्टी है सोइल का टेक्सचर। सोइल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि सोइल के अंदर उसका अरेंजमेंट कैसे है सोइल के पार्टिकल्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोइल स्ट्रक्चर। और सोइल का जो टेक्सचर होता है उसका मतलब होता है कि जो आपके सोइल के पार्टिकल्स हैं वो किस प्रोपोर्शन में वहां पर प्रेजेंट है। तो आपके जो सोइल के पार्टिकल्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस जब तक आप बाहर से कोई पार्टिकल को उसमें ऐड ऑन नहीं कर देते हो। लेकिन आपका यहां पर सोइल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है अगर आप टीलेज करते हो, अगर आप सोइल को मैनिपुलेट करते हो, सोइल को ओपन करते हो। तो उससे क्या होता है, सोइल के अंदर जो कॉम्पैक्टनेस है, सोइल के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और अगर तुम लोग लगातार कॉन्टिन्यूसली टीलेज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, सोइल का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूं, तुम्हारे पास कई बार तुम लोग खिलौने लेकर आते थे, और कोई भी खिलौना अगर ऐसा था, या खिलौना छोड़िए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं हाँ इस रिमोट की बात करता हूं। इस रिमोट में ये क्या है आपका यहाँ पर, हाँ ये है, ये इसका क्या है, एक ढक्कन है जो इसका सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिन में 50 बार नहीं 1000 बार इसको ओपन किया और 1000 बार इसको खोल लिया या बंद कर दिया, क्या होगा बोलिए जरा। इसका ये लोक जो है वो क्या हो जाएगा, खरा आ जाएगा, खराब हो जाएगा, घिस जाएगा। वही बात आपके सोइल के पार्टिकल्स के साथ होती है। सोइल के पार्टिकल को अगर आप लगातार डिस्टर्ब करोगे तो सोइल की जो फ्लोकुलेशन पावर है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कई बार आपने क्या देखा होगा, जो आपकी चेपी होती है, टेप होती है, उसको आप लोग लेकर आते हो, या फिर आप लोग कई बार जैसे यहाँ पर ये है, ये तो इस प्रकार से है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ स्ट्रिप ऐसे होते हैं जैसे आपके सैंडल वगैरह के हैं, जैसे यहाँ पर है ना, ये तो देख सकते हैं ये स्ट्रिप है, तो ये लगातार कंटिन्यू इस प्रकार से क्या होती है, ये स्ट्रिप खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, लूज हो गया। क्या हो गया, लूज हो गया। वही हालात सोइल के साथ होता है, जब तुम लोग उसको ज्यादा डिस्टर्ब करते हो तो सोइल लूज होने की वजह से अपनी कॉम्पैक्शन पावर को, अपनी फिजिबिलिटी जो उसकी कॉम्पैक्शन पावर की है उसको क्या कर देती है, लूज कर देती है। और इसीलिए आने वाले टाइम में वहां पर क्रॉप को स्टैंड कर पाना, पार्टिकल्स को रोक पाना, सोइल के अंदर वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर ये सब न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर कम हुई तो क्या पॉसिबल है क्रॉप प्रोडक्शन को बेटर कर पाना,
नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हमें सोइल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, सोइल के अंदर टीलेज को क्या करना है, रिड्यूस करना है। और नेक्स्ट आपका यहां पर आता है कि जो हमारा सोइल के अंदर कवर है ये क्या करेगा, सोइल के ऊपर जैसे ही हम प्लांट रेजिड्यू कवर को इंक्रीज करते हैं वैसे ही क्या होता है, सोइल के अंदर इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप सब लोग जानते हो अगर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन अगर कम हुआ, लेस हो गया, तो उस केस में वहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, जरा बोलो। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी, मॉइस्चर जो है वो क्या रहेगा आपका, लॉन्ग टाइम तक कंजर्व रहेगा। और मॉइस्चर अगर कंजर्व रहेगा तो हमें वाटर यानी कि इरिगेशन जो है वो बार बार नहीं देना पड़ेगा। और अगर इरिगेशन नहीं देना पड़ रहा है तो आपको वाटर की लेस रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप लोग मल्चिंग करते हो तो उसकी वजह से वीड भी कम ग्रो करेंगे, वीड क्या करेंगे आपके, कम ग्रो करेंगे, ठीक है। और तीसरा, अगर आपका प्लांट रेजिड्यू वहां पर अवेलेबल है, वो आपका लेटर ऑन सोइल में एड ऑन होकर ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेगा, काम करेगा। तो डेफिनेटली इससे भी हमारा क्या होगा, फायदा होगा। जरा बताओ यस और नो, ठीक है। ये आप अगर जस्ट उसको थिंक करना स्टार्ट करो, मैंने यहां पर कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं कोई बहुत ये नहीं कि तगड़ा ज्ञानी बैठा है बस वो बता रहा है ना धर्मात्मा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं, जस्ट उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कोरिलेट कर रहे हैं और लगातार उसको सोचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्या है आपका, डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन। जैसे ही आप लोग रोटेशन लेकर आते हो वैसे ही क्या होगा आपका, यहां पर आपकी क्रॉप्स या ग्रो जैसे करोगे तो बायोडाइवर्सिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और बायोडाइवर्सिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपको पता है वहां पर सिंगल क्रॉप मोनोक्रॉपिंग करने से आपके इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक बढ़ जाता है। याद होगा हमने इंटरक्रॉपिंग पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था अगर आप लोग मोनोक्रॉपिंग करते हो तो आपका क्या होता है, सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट और सेम टाइप ऑफ आपके जो फंगस या फिर जो बैक्टीरिया है वो बढ़ जाएंगे, और सोइल के अंदर वो बढ़ने से क्रॉप का लॉस क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। दूसरा, अगर आप लोग वहां पर क्या करते हो, अपने क्रॉप को या डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली वहां पर बायो जो आपके कंट्रोल हैं वो पॉसिबल हो सकेंगे। आप बिना केमिकल के भी अपने इंसेक्ट को या फिर डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा बहुत वहां पर एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और वो हमारे लिए क्या होगा, पॉसिबल होगा कि आने वाले टाइम में हमें कम इंसेक्टिसाइड और कम पेस्टिसाइड को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये तीनों ही चीज क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां रेज होता है, क्वेश्चन यहां रेज होता है अगर तुम लोग समझते हो तो। देखो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में मैंने बोला, या कंजर्वेशन टीलेज मैंने बोला, आपको ध्यान में आया होगा, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा था। इसी के साथ मैं एक चीज और लिख देता हूं, जीरो टीलेज। जरा दोनों में कॉन्सेप्ट बताइएगा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताओ जल्दी से। बोलो 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 जल्दी बोलो। ले ओके, 15 से 30 से 45, ओके। देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपका कन्वेंशनल टीलेज होता है। कन्वेंशनल टीलेज जो होता है उसमें याद रखना कि आपका जो प्लांट रेजिड्यू है वो सोइल के अंदर लेस देन 15% लैंड पर अवेलेबल होगा। समझ में आ गया क्या बोला हमने, लेस देन 15% लैंड के ऊपर आपका प्लांट रेजिड्यू अवेलेबल होगा। दूसरा वर्ड आता है यहां पर रिड्यूस्ड टीलेज, उसमें जो है वो 15 to 30% प्लांट रेजिड्यू होगा। और नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है कंजर्वेशन टीलेज, इसमें हमारा मोर देन 30% जो प्लांट रेजिड्यू है वो मेंटेन रहेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बार बार, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि आपका प्लांट रेजिड्यू कितना मेंटेन रहेगा रिड्यूस्ड के केस में, कितना रहेगा कंजर्वेशन के केस में। अब कंजर्वेशन के ही पार्ट हैं सभी, क्या
मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, रोटरी टिलेज, रिज टिलेज, ये सभी के सभी किसके पार्ट हैं? कंजर्वेशन टिलेज के। और कंजर्वेशन टिलेज एक कंपोनेंट है आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। क्या बोला? कंजर्वेशन टिलेज जो है वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्यों बोलेंगे? देखो, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मोबाइल की बात करता हूं, तो ये हमारा एक मोबाइल है। मोबाइल छोड़िए, क्योंकि मोबाइल के साथ हमारी काफी डिवाइस अटैच नहीं होती। तुम सब लोग लैपटॉप को जानते हो, अच्छे से जानते हो। लैपटॉप का एक कंपोनेंट क्या है? कीबोर्ड है। क्या है आपका? कीबोर्ड है। और एक कंपोनेंट उसका क्या होता है? माउस होता है। क्या उन दोनों के बिना पॉसिबल है उसको रन कर पाना? अब बोलोगे सर हाँ, स्क्रीन अगर वहां पे देखो टच स्क्रीन होगा तभी पॉसिबल कर पाएंगे, अदरवाइज हमें किसकी नीड है वहां पर? आपके उसकी माउस की भी नीड है और आपका कीबोर्ड की भी नीड है। दोनों अगर होंगे तब तो हम पॉसिबल है कि उसको रन कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आई ये बात यहां पर? चलिए, तो उसी प्रकार से यहां पर भी ये कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम लोग जो कंजर्व कर रहे हैं, अब मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस कर पा रहे हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे? वो इसकी हेल्प से ही तो कर सकते हैं ना, सॉरी, इसकी हेल्प से। यस और नो? क्योंकि कंजर्वेशन टिलेज करेंगे तो भी तो आपका प्लांट रेजिड्यू मेंटेन रहेगा सॉइल के ऊपर। तो यहां पर आपका कंजर्वेशन टिलेज तो हमें समझ में आया, लेकिन जीरो टिलेज क्या होता है? देखो, जीरो टिलेज के लिए जैसे यहां पर नवीन ने बोला कि सर यहां पर क्या होता है कि आपका 50% रेजिड्यू मेंटेन रहता है, लेकिन इसमें आपका 30% से ज्यादा मेंटेन रहता है। देखो, 30% से ज्यादा में 50 भी आ जाता है अगर हम बात करें तो उसमें हम यहां पर ये शब्द नहीं बोलेंगे, हम केवल ये बोलेंगे कि जीरो टिलेज इट्स ओनली ए कंपोनेंट ऑफ जीरो कंजर्वेशन टिलेज, जिसके अंदर हम केवल क्या करते हैं? सोइल को ओपनिंग करते हैं ओनली फॉर द सोइंग पर्पज। इसके अलावा सोइल के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया जाएगा। अब उसमें वहां पर 50% रेजिड्यू मेंटेन रहे, चाहे 70% रेजिड्यू रहे, चाहे आपका 70% रेजिड्यू रहे, चाहे 80 रहे, चाहे 90 रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम जीरो टिलेज कंपोनेंट है उसमें केवल और केवल फील्ड को ओपन करने की मतलब करने के लिए ही आपका टिलेज करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि केवल सोइंग पर्पस के लिए ही हम वहां पर आपका टिलेज करेंगे, अदरवाइज वहां पर हम फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको सीड को प्लेस करने के लिए ओपन तो करना पड़ेगा ना, और ओपन कैसे कर पाएंगे? जीरो टिलेज जो आपका इंप्लीमेंट है, आपको पता होगा जीरो टिलेज मशीन जो होती है वो वीट की सोइंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और आजकल एक नाम और आ चुका है आपका सुपर सीडर के नाम से। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के बारे में सुना होगा ना। तो जीरो टिल ड्रिल जो है वो यहां पर काम करती है, या हैप्पी सीडर है या सुपर सीडर है, ये सारे के सारे यहां पर क्या है? आपके कंजर्वेशन टिलेज के ही पार्ट हैं। बताइए जरा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, क्या आप बताइए? प्राइमरी में आएगा? कैसे? हाँ, तो प्राइमरी से क्या समझते हो आप? प्राइमरी टिलेज का मतलब क्या बताया था, जरा बताइए। क्यों, ये शब्द किसने बोला था? मैंने यही चीज सबसे पहले क्लास में समझाई थी कि डिस्टरबेंस ही हम लोग यहीं पर करते हैं। प्राइमरी टिलेज का कॉन्सेप्ट ही मैंने यही बोला था कि भाई प्राइमरी टिलेज का मतलब, अब देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने भी क्या किया, अभी प्रेजेंट टाइम में सोइल को ओपन किया। क्या किया? सोइल को ओपन किया। अब ओपन करने के लिए उसने हो सकता है सीड को प्लेस किया हो, तो तुम लोग प्राइमरी टिलेज बोल दोगे उसको? ऐसा नहीं है। प्राइमरी टिलेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी टिलेज जिसमें फील्ड को जो कॉम्पैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग डीप टिलेज करते हैं, और स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ प्लो। अब प्लो में मैंने बोला था मोल्डबोर्ड प्लो है, चीजल प्लो है, सब सोइलर है, ये सारे कंपोनेंट किसके बताए थे आपको? प्राइमरी। सोइंग या प्लांटिंग जो है वो किसका पार्ट होता है? सेकेंडरी टिलेज का। ठीक है, सोइंग या प्लांटिंग कभी भी इसका नहीं पार्ट होता है। ठीक है,
मैं आता हूँ 1 मिनट। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि इसमें सेकेंडरी टिलेज को भी अवॉइड किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज के लिए याद होगा तो प्रिंसिपल हमारा ये था कि लैंड को लेवल करना और लैंड को क्या करना, केवल शेप देना, सीड बेड को प्रिपेयर करना बिफोर द सोइंग। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सोइंग। तो अगर कोई पूछ ले तो फिर वहां पर आप लोग जब ऑप्शन की बात आती है तब इसको सेकेंडरी में मानोगे, अदरवाइज ये सेकेंडरी जो सोइंग होती है या प्लांटिंग होती है, आपकी सोइंग तो जो होती है वो आपकी टेलेज के बाद की प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, केवल हमारी जो सीड है उसको प्लेस करने के लिए या प्लांट को प्लेस करने के लिए। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये टिलेज का तो पार्ट ही नहीं ना। टिलेज का मतलब क्या होता है, फील्ड को प्रिपेयर करना, फील्ड को ओपन करना, टिल्थ के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन प्लांटिंग या सोइंग वैसे कभी टिलेज का पार्ट नहीं होता, वो आपका सेकंड और सॉरी लास्ट ऑप्शन है जिसके अंदर हम केवल सीड को प्लेस करने के लिए, प्लांट को प्लेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, बाकी चीजें हम जितनी भी हैं वो हम कल कवर करेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ जी पाजी।